अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने ES6 के सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, तो अब स्टार्ट करेंगे रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट होती क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई रिएक्ट है क्या। उससे पहले हमें दो चीज़ें और पता होनी चाहिए कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दो जावास्क्रिप्ट के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के नहीं, हर लैंग्वेज के ही। आपके पास लाइब्रेरी भी होती है, आपके पास फ्रेमवर्क भी होता है। जब हम बात करेंगे लाइब्रेरी की, इसका मकसद कि वो चीज़ हमारे मुताबिक होगी। मतलब अब यहाँ पे ना इसकी एग्जांपल रिएक्ट है और इसकी एग्जांपल एंगुलर है। अच्छा, इससे क्या मुराद के लाइब्रेरी हमारे मुताबिक होगी, फ्रेमवर्क डेवलपर को उसके मुताबिक होना पड़ता है। मकसद कि लाइब्रेरी में आप अपनी तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपनी मर्जी की कोडिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर रख सकते हो, वो चीज़ आपके मुताबिक हो जाएगी। फ्रेमवर्क में क्या होगा, नहीं भाई आपको उसके जितनी वो बोल रहा है फाइलें बनानी है, जो चीज़ उसने लाजमी रखी है वो अपने रखना ही रखना है। तो फ्रेमवर्क के अंदर डेवलपर की मर्जी नहीं होती, किसकी मर्जी होती है? उस फ्रेमवर्क की खुद की होती है कि आपको उसके मुताबिक चलना है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि भाई आपको उसके मुताबिक नहीं चलना, वो आपके मुताबिक चलेगी। सबसे बड़ी एग्जांपल, अगर आप किसी के घर पे हैजा मान गए हो, तो अब है क्या, वहाँ पे एक रूल है कि भाई आपने यहाँ पे बैठना है, आपको खाना हम लोग ला के देंगे। ऐसा नहीं कि आपने जाना जाके खाना वाना उठा के खुद ही खाना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे क्या है, रूल। अब वहाँ पे आदमी एक ही है, जब वो अपने घर पे होता है तो उसके अपने रूल होते हैं, जब वो किसी और के पास होता है तो वो उसके रूल को फॉलो करता है। अगर जिसके घर पे गया है वो रात को 8 बजे खाना खाएंगे तो ये भी रात को 8 बजे खाएगा। लेकिन अगर अपने घर पे होगा तो अपनी मर्जी है, 8 बजे खाए, 10 बजे खाए, 12 बजे, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है। तो इससे एग्जांपल मेन है कि लाइब्रेरी का मकसद ये होता है कि वो चीज़ आपके मुताबिक हो जाएगी, आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेमवर्क में क्या है कि नहीं भाई आपको हमारे मुताबिक होना है, जैसा हमने बोल दिया है वैसे का वैसा करना है। रिएक्ट हमारे पास और एंगुलर, इन दोनों में फ़र्क क्या है मेन? रिएक्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपके मुताबिक हो जाएगी, इसको आपके मुताबिक आपको इसके मुताबिक होना पड़ेगा और ये आपके मुताबिक हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करेंगे भाई, इसमें क्या है, ये होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, SP एप्लीकेशन, जिसको बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज का मकसद, सबसे बड़ी एग्जांपल OLX की अगर हम लेते हैं, देखिए OLX के अंदर जब हम सिंपल कुछ भी, अब हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं तो फर्स्ट टाइम ये कंप्लीटली लोड हो जाती है। अब क्या होगा, अब मैं किसी भी कंपोनेंट पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखिएगा ये पेज रीलोड नहीं होगा, ये पेज लोड नहीं हो रहा। क्यों लोड नहीं हो रहा? क्योंकि भाई ये SP एप्लीकेशन बनी है जिसको बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज का मकसद कि आपकी वेबसाइट एक पेज पर मुश्तमिल होगी। इससे ये हरगिज़ मकसद नहीं कि आपकी वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक पेज होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। आपकी वेबसाइट में क्या होंगे? मल्टीपल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मकसद, अब जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, अब देखें आप इस पे हम क्लिक करते हैं तो उसको पता है कि भाई इस हेडर में कुछ चेंज नहीं आया, ये हेडर जो है इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, ये जो फुटर लास्ट पर है इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। आप इस पे भी जाते हो, फुटर ऐसे का ऐसा पड़ा होता है। तो जिस चीज़ को चेंज होना होता है SP एप्लीकेशन के अंदर, सिर्फ वो चीज़ चेंज होती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का ये फ़ायदा होता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट लोड नहीं होगी। कंप्लीट जो वेबसाइट है ना, पूरी लोड नहीं होगी, जहाँ पर इसको चेंजिंग मिलेगी। जो चीज़ चेंज होगी वो बस चेंज हो जाएगा। मतलब आपके सामने कि भाई जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसमें इसको कुछ चेंज नहीं मिल रहा जो ऊपर वाला है,
तो ये कुछ भी चेंज नहीं करता, सिर्फ क्या करता है जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये इसमें इसको चेंजिंग मिली, इसने इसको री रेंडर किया। समझ आ रही है भाई कि रेक्ट के अंदर हमें एसपी एप्लीकेशन मिलेगी, सिंगल पेज एप्लीकेशन मिलेगी। सिंगल पेज से मकसद कि इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, बार बार वेबसाइट लोड नहीं होगी, जो चीज़ इसको चेंज हुई हुई मिलेगी सिर्फ उसको चेंज करेगा। इसके अंदर जो कोड लिखा जाता है वो JSX लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट विद XML। क्या आपकी जावास्क्रिप्ट भी होगी? इससे पहले जो हम काम करते हैं डोम के ऊपर, जावास्क्रिप्ट अलग फाइल में थी, HTML अलग फाइल में हुआ करती थी, दोनों आपस में मिलाकर एक पेज बनता था। अब क्या होगा कि नहीं भाई, आप एक ही पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो और XML का मकसद आप HTML भी लिख सकते हो, जिसको आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट रेक्ट के अंदर आप .js भी एक्सटेंशन रख सकते हो, .jsx भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या एक्सटेंशन रखते हो। उसके बाद हमारे पास रेक्ट के अंदर हमें जैसे कि पता लगे कि भाई मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, तो इससे पहले हमें ये लोड बार बार लोड क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास वर्चुअल डोम होता है। इसके पास क्या होता है? वर्चुअल डोम। डोम का मकसद यही आपका पेज जो आपका मेन कंपोनेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके पास वर्चुअल डोम होता है। वर्चुअल का मकसद कि वो कभी भी अपनी मेमोरी में डेटा स्टोर नहीं रख रहा होता। वो अब देखो हमारे पास दो टाइप के डोम होते हैं। डोम तो पता है ना भाई, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट शो हो रही होती है। तो आपके पास दो टाइप के डोम होते हैं, वर्चुअल और रियल। इससे पहले हमने जितना भी काम किया वो सब रियल डोम था, क्योंकि हर चीज उसके कैशे के हिसाब से स्टोर हो रही थी। वर्चुअल डोम में क्या है कि नहीं भाई, कुछ भी स्टोर नहीं करना, सिर्फ जहां पे आपको चेंजिंग मिले वो चेंजिंग उठा के दिखा देना। इसके अंदर एक चीज और कि आपकी वेबसाइट के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो जब आपकी वेबसाइट रेंडर हो रही है उस टाइम सिर्फ होम पेज, मतलब जो फर्स्ट मेन पेज होगा वो शो होगा। देखो ये आपका मेन पेज है, फर्स्ट टाइम सिर्फ ये शो हो रहा है। अब क्या है कि उसको जब चेंजिंग मिलती है, जब मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूं तो ये मोबाइल का ऊपर हेडर सेम मिला, नीचे इसने इसको चेंज किया, तो क्या हुआ कि वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ दोबारा से पूरी वेबसाइट लोड नहीं होगी, क्योंकि ये वर्चुअल डोम है। वर्चुअल डोम होता है जहां पर आपको चेंजिंग मिली है सिर्फ उस चेंजिंग को दिखाओ। लेकिन अगर हम रियल डोम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट रीलोड होगी, पूरी की पूरी वेबसाइट क्या होगी? रीलोड होगी। तो इसलिए हम रेक्ट की साइड इसलिए जा रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल अभी मार्केट में फेसबुक, इससे पहले फेसबुक था PHP पर, ऐसी है ना भाई। इससे पहले फेसबुक बना हुआ था किसके ऊपर? PHP के ऊपर। अब जो फेसबुक बना हुआ है वो किसके ऊपर बना हुआ है? रेक्ट के ऊपर। तो जो फेसबुक PHP के ऊपर बना हुआ था, इसके अंदर बार बार वेबसाइट रीलोड होती थी। बार बार क्या होती थी? रीलोड होती थी। आपको अपडेटेड डेटा तभी मिलता था जब आप पेज को रिफ्रेश करते थे। जब आप पेज को क्या करते थे? रिफ्रेश करते थे, तो ही आपको अपडेटेड डेटा मिलता था। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि रेक्ट के अंदर, इसके अंदर क्योंकि कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, तो इस वजह से जहां पर उसको चेंजिंग मिलती है रन टाइम पर चेंज को दिखा देता है। तो PHP वाले वेबसाइट्स जो भी होती हैं वो आपके पास लाजमी जब तक नया डेटा तभी आएगा जब वेबसाइट क्या होगी? रीलोड होगी। अगर वो वेबसाइट रेक्ट के ऊपर होगी तो आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास अपने लाइफ साइकिल होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? लाइफ साइकिल, कि जैसे ही आपको कुछ चेंजिंग मिले वेबसाइट पर दिखा दो। अब आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हो, आप आधे घंटे पहले आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आपके दोस्त ने अभी अभी पोस्ट की, जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो नीचे उसकी पोस्ट आ जाती है और लिखा होता है 1 मिनट अगो। ऐसे ही है ना भाई। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेक्ट पर बनी हुई है, उसके लाइफ साइकिल में जैसे उसको नई पोस्ट मिलती है और वो उठाकर आपके उस जो टाइम लाइन आ रही होती है, जो पोस्ट की लाइन आ रही होती है, उसमें उठा के डाल देता है। क्यों डालता है? क्योंकि आपको पता है कि भाई उसको यहाँ पर चेंजिंग मिली,
हाँ सही है। तो जो फेसबुक इससे पहले था वो था हमारे पास PHP पर, जिसका ये मकसद था कि भाई आपको बार बार वेबसाइट अपनी लोड करनी होगी। जो अब रेक्ट के ऊपर है, इसमें आपको अपनी वेबसाइट रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर लाइफ साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल का मकसद कि इसका कुछ मकसद होगा। अभी के लिए सिंपल ये समझो, देखो एक आदमी होता है, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर आदमी बन जाता है, फिर उसकी शादी वादी हो जाती है, फिर ख़त्म। और इसमें भी वही चक्कर है कि सबसे पहले रेंडर होगा, फिर कुछ चेंजिंग होगी वक्त के साथ साथ, फिर क्या होगा, अपडेशन होगी, और फिर अनमाउंट हो जाएगा कि टाइम पूरा हो गया भाई, ख़त्म, आप वापसी जाओ। तो आपके पास भी लाइफ साइकिल का भी यही काम है। तो लाइफ साइकिल में जो ये चेंजिंग वाला है ना, जैसी चेंजिंग हिट होता है, अपडेट दोबारा से चल जाता है। अपडेट क्या होता है, दोबारा से चल जाता है। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने अभी पोस्ट की तो उसको क्या मिली, चेंजिंग मिली। इसे जैसी चेंजिंग मिली, इसने अपडेट वाले लाइफ साइकिल को बोला भाई आप रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे नया डेटा मिल गया है, आपको उठा के डालना है। तो जैसे ही इसको चेंजिंग मिलेगी, आपके पास रन टाइम पे अपडेट हो जाएगा। जब भी हम रेक्ट के अंदर कोड लिखते हैं, जैसे कि हमें पता लगा कि भाई JSX होता है, रेक्ट में कोड लिखने के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। इससे पहले अक्सर आवाम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज किया करते थे, पर अब क्या है, मार्केट की बात करें या ओवरऑल बात करें तो अब हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स यूज करते हैं। अच्छा, इसके ना जो लाइफ साइकिल है क्लास के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर्ड फंक्शन के। तो अभी भी अगर कोई वेबसाइट, अब अगर हम फेसबुक की बात करें ना, फेसबुक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे नहीं मूव होगा। फेसबुक किस पे मूव होगा, क्लास बेस। क्यों क्लास बेस पे होगा, क्योंकि फेसबुक जैसी टाइप की एग्जांपल क्लास बेस ही हैंडल कर सकती है। फंक्शन बेस की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो उसको हैंडल कर पाए, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर्ड किसके, फंक्शन बेस के। इसमें थोड़ा सा कोड जो होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब लिखने में, और बाकी इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन क्या है कि अगर कोई बड़ी वेबसाइट, मतलब अगर हम सिंपल अपने मुल्क के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो तो फंक्शन बेस पे इजीली चल जाएगी। उसमें पता नहीं लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, उम्मीद करते हैं आएंगे। अब अगर जो अवर वर्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ होगी, वो कोशिश की जाएगी किस पे बनाई जाए, क्लास बेस पे। क्योंकि उस पर एक तो होगा कि भाई आगे जाके हम, और लाजमी जो भी क्लाइंट होता है वो मैक्रो सर्विस लाजमी खरीदता है। मैक्रो सर्विस होना ज़रूरी इसलिए है, देखिए आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके सर्वर में हिम्मत है वो 100 लोगों का लोड उठा सकता है। अब एक टाइम पे 150 लोग आ गए, 100 तो बहुत कम है, 1000 लोग की बात करते हैं ताकि समझ भी आए। 1000 लोग सर्वर उठा सकता है। जैसे ही आपके यूज़र 1001 होंगे, वैल्यू सी है ना 1001, हाँ, जैसे आपके यूजर 1001 होंगे तो आपका सर्वर क्या करेगा, इन सबको एक अलग सर्वर देगा इस यूजर के लिए। मतलब इसके बाद जितने भी यूजर आएंगे वो सर्वर 2 पर मूव हो जाएंगे। सर्वर मतलब वेबसाइट में एंड पॉइंट एक ही है, वेबसाइट में एंड पॉइंट एक ही है। होता क्या है कि जैसे ही इस सर्वर का लोड फुल हो जाता है, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, तो सेकंड सर्वर मैक्रो सर्विस में ऑटोमेटिक कोड लिखा होता है कि जैसे इतने यूजर हो जाए, अगले आने वाले यूजर्स को उठा के सर्वर 2 पर फेंक दो, तभी आपकी वेबसाइट्स स्टेबल रह सकती हैं। अगर एक ही सर्वर पर लोड रहेगा तो वो बेचारी हर टाइम क्रैश ही होती रहेगी। तो इसलिए मैक्रो सर्विस को खरीदा जाता है। बहुत अगर एक्सपेंसिव की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन क्लाइंट लेने से पहले ये बहुत पहले इसके बीच में सिंपल डिस्कस हो जाता है कि क्लाइंट और आपकी कंपनी के बारे में
कि भाई हम मैक्रो सर्विस खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि ये क्या है, आपको सर्वर 2 का लोड उठा रहे हैं, आपके यूजर सर्वर 2 पर नहीं बैठा हुआ, अब यूजर है ही एक, अब सवाल है कि भाई यूजर तो है ही एक, अब क्या करें, लेकिन सर्वर 2 एक्टिव तो रहेगा ना भाई, सर्वर 2 को एक्टिव तो रहना है जब तक कि 1000 यूजर ना हो। तो इस मामलात में एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि भाई यूजर एक पड़ा है, सर्वर 2 एक्टिव हुए पड़े हैं, समझ आ रही है। तो मैक्रो सर्विस खरीदने से पहले, अभी मैक्रो सर्विस की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कहीं ऊपर से ना जा रहा हो, रेक्ट ही ऊपर से जा रहा है। जी जी, जब हम सर्विस का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अब वो आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने यूजर उसकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर ना हमारे 2 चीज़ आती हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग। अभी हम सिर्फ क्लाइंट साइड की बात करेंगे, ओनली फ्रंट एंड की। सर्वर साइड क्या है कि आपके पास जब आप मैक्रो सर्विस वगैरह की बात कर रहे होगे तो आप सर्वर साइड पे, ये चीज़ से बताने का मकसद कि आपके पास आपकी वेबसाइट पे जब लोड ज़्यादा होगा, आपको पता है कि भाई मेरे पास मेरी इस वेबसाइट पे 1000 यूज़र आएंगे, तो आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट की साइड पे जाओगे, आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट साइड पे नहीं जाओगे, क्योंकि फंक्शन बेस्ड के लाइफ साइकिल मेथड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने क्लास बेस्ड के। सही भाई, अभी लाइफ साइकिल मेथड ये समझो, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो ये समझो कि यार एक लाइफ साइकिल है, जैसे एक इंसान का लाइफ साइकिल है, इसी तरह इन दोनों का भी एक लाइफ साइकिल होगा कि सबसे पहले आता है, फिर आपके पास उसमें चेंजिंग होती है, अपडेशन होती है, रन टाइम पे चेंजिंग हो रही होती है, और फिर कंपोनेंट खत्म हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड है कि भाई कोई भी बंदा लाइफ में आया, उसने अपनी लाइफ को गुजारा, टाइम पूरा किया और ख़त्म हो गया। तो ये भी लाइफ साइकिल मेथड भी यही है। अभी ये ज़्यादा लाइफ साइकिल पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमें ये चीज़ पता लगी कि भाई हम इसके अंदर अभी जो हम स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं क्लास बेस की साइड पे ले गया तो हालात बहुत कशीदा हो जाएंगे, मुश्किलात हो जाएंगी। तो पहले हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की साइड जाएंगे, फिर 2-3 क्लासेस के बाद हम क्लास बेस को पहले देखेंगे, क्योंकि क्लास बेस भी हमें आना चाहिए, फंक्शन बेस भी आना चाहिए। मार्केट में बिल्कुल फंक्शन बेस यूज़ हो रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की डिपेंडेंसीज के ऊपर। और अगर हम किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो हम कभी भी, हम चाहे वो बेचारा बोलता रहे कि इतने यूज़र होंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई मुश्किल है मेरे लिए, मैं तो फंक्शन बेस पे जाऊंगा, वो बाद में बेचारा रोएगा, रोड पे आ जाएगा कि यार ये क्या किया तुमने। तो लेकिन हम तो फंक्शन बेस, क्योंकि फंक्शन बेस ईजी है हैज़ कंपेयर क्लास बेस। क्लास भी थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई रेक्ट के अंदर अब जो हमारा वर्जन चल रहा है 18 चल रहा है, इससे पहले रेक्ट ये बोल चुका है कि मैं इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, मतलब स्टेबल जितना होना था मुझे हो चुका हूँ मैं। अपडेशन जो भी आएंगी उसमें अब सिर्फ हुक वगैरह कुछ चेंज होंगी, हुक्स चेंज हो रहे हैं मल्टीपल, लेकिन जो वर्जन था वो उसने खुद बोल दिया कि बस दी एंड। अब सवाल है कि भाई अगर दी एंड है तो क्यों पढ़ा रहे हो, फिर सैलानी टोपियाँ करा रहा है कि भाई टाइम पूरा करो, इनको रेक्ट पढ़ाओ और बस खत्म। देखो रेक्ट आएगी ना तो हम नेक्स्ट जेएस की साइड मूव हो पाएंगे, क्योंकि रेक्ट आएगी तो नेक्स्ट जेएस हम सीख पाएंगे। तो अब सवाल है कि मार्केट में क्या चल रहा है, जो वेबसाइट्स पहले से रेक्ट के ऊपर बनी हुई है या जिस क्लाइंट को रेक्ट के बारे में पता है वो तो रेक्ट की साइड मूव होता है, जिसको नहीं पता कंपनी कोशिश करती है नेक्स्ट जेएस की साइड पे जाने की। इसमें सवाल है क्यों भाई, क्यों जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके अंदर भाई एक मिनट, हम इसको कॉपी करते हैं, न्यू खोलते हैं, इस पे भी यूं ही आ गया यार, क्या सीन है। अच्छा, तो जो हमारे पास रेक्ट है, आप सब में से मेंटेनेंस चार्जेस किस किसने पे नहीं की भाई? 1 2 3 4 5। क्यों भाई सिलानी से नहीं बढ़ा रहा, इसलिए इसी चल रहा है मेरे ख्याल में, इसी चल रहा है ना भाई, सुकून आ रहा है लास्ट, वहां से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, सुकून ही सुकून है भाई। तो फिर तो कर देनी चाहिए ना पे यार, तो कोशिश करो यार लास्ट भी पे कर दो, क्योंकि
आगे भी मसला है, क्योंकि आगे वाले रियाज भाई वालों से जवाब पूछते हैं, तो वो फिर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो मसला हो जाएगा। तो कोशिश करो कि टाइम पर इसको पे कर दो। इतना लेट टाइम नहीं पता था, भूल गए थे, रोजा था, फिर तो भूल सकते हैं भाई, ज्यादा प्यास लग गई होगी ना। तो अब जितना रहेंगे वो लाजमी आज कोशिश करें यार, लाजिम पे करें। आज नहीं तो नेक्स्ट वीक, आज नहीं तो नेक्स्ट वीक। ऐसे ही है। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे कि भाई अच्छा रेट जो होती है ना हमारे पास, ये क्लाइंट साइड रेंडिंग। अब ये क्या है क्लाइंट साइड, और एक नया लफ्ज आया है सर्वर साइड रेंडरिंग। फर्क क्या है? जो चीज आपको दिख रही है, जो भी चीज आपको दिख रही है, या आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, ओ व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना भाई, मतलब ये सब कुछ नजर आ रहा है, इसको आप बोलोगे क्लाइंट साइड। ज्यादा लंबी में तो घुसना ही नहीं है, सीधा समझो कि भाई जो चीज आपको नजर आएगी वो क्लाइंट साइड होगी, जो उसके पीछे चल रहा होगा, नोटपैड कैसे ओपन हुआ, क्या चीजें हुई। अभी तो क्लास स्टार्ट की, नींद भी आ गई है, रात को सोए नहीं थे तो यार। तो सर्वर साइड क्या है? जो पीछे काम हो रहा है, जो क्या हो रहा है, पीछे काम हो रहा है, वो हमारे पास सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड का मकसद जो चीज हमें नजर आ रही है वो क्लाइंट साइड। ये बताओ ये क्लाइंट साइड है सर्वर साइड है? ये क्लाइंट साइड है। क्यों? कि हमें नजर आ रहा है, इसके पीछे जो इसका मेन सिंपल बैकएंड चल रहा है वो क्लाइंट साइड नहीं है, वो सर्वर साइड है। सिंपल सर्वर का ये मकसद है कि यार उसके अंदर एपीआई बनी होंगी, उसके अंदर डेटाबेस स्टोर होगा, वो डेटाबेस यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने एक लिखा क्लाइंट साइड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन 4:30 तक करवा देता हूँ, मैं थोड़ा एसएमटी आया हुआ था इसलिए मैं आज लाजमी करा देता हूँ। मैं बस अभी उनको बोल देता हूँ, वो बस इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे, मैं उनको एक्सेस देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाइंट साइड। नेक्स्ट जेएस के अंदर क्लाइंट साइड भी होगी और सर्वर साइड भी होगी। इससे मुराद कि इसके लिए एक सर्वर चल रहा होगा, इसके लिए सर्वर तो एक चल रहा होगा, लेकिन दूसरा सर्वर क्या बता हमारी एपीआई नोड जेएस पे बनी हो, तो जो उसके लिए होगा सर्वर 2 होगा। ऐसे ही ना भाई, एक चीज को चलाने के लिए 2 सर्वर की जरूरत पड़ रही होगी। एक इसका ओनली फ्रंट एंड किसके ऊपर बना हुआ है? रिएक्ट के ऊपर। नोड जेएस पे इसकी एपीआई है, तो वो सर्वर साइड हो गई, सर्वर 2 होगा। नेक्स्ट जेएस की बात करें तो इसमें सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों एक ही जगह पे एक ही सर्वर पर चलेंगी, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत इन दोनों के। सही है भाई? तो सवाल है कि भाई फिर डायरेक्ट नेक्स्ट जेएस सीखे ना, रेक्ट क्यों सीख रहे हैं? हमें नेक्स्ट भी आनी चाहिए और रेक्ट भी आनी चाहिए, और रेक्ट के साथ नेक्स्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट तब आएगी जब रेक्ट आएगी। अच्छा भाई, तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसे आपको पता, अच्छा ज़्यादा हमने एंगुलर बेचारा नीचे चला गया, इसकी बात नहीं की, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो आपको एंगुलर का कोड दिखाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमें 1 मिनट है।
नहीं भाई, इसका तो हमें पासवर्ड याद ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तो एज देख लेते हैं यार। एक मिनट, यहाँ पर भी नहीं, क्या पता यहाँ पे इसने लिखा हो। इसका है बहुत मुश्किल भाई, इसका तो उसमें होती जे एक्स है, पर उसका स्ट्रक्चर ना कुछ अलग तरीके से होता है। अब जो हम लोग सीख के गए हुए हैं, हम सिंपल एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी स्टार्टिंग के लिए। अब इसका कोड कहीं ना कहीं, अबे भाई नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब इससे पहले हमने, अब जो बंदा यहाँ से सीख के गया होगा ना, हम क्या यूज़ करते हैं, नाम और उसका नेम, मतलब जब भी इनपुट की टाइप बनाते हैं या फिर कुछ बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह करके। यहाँ पे ये यूज़ होता है एनजी माइनस इनिट एनजी माइनस ऐप, मतलब इस तरह की कंडीशन। अगर मैं आपको इफ़ की दिखाऊँ ना, इफ़ कंडीशन इन एंगुलर, ये देखिए, इसके लिए एनजीएफ हम यूज कर रहे होते हैं। ये उस डिफ के अंदर हम लगा के एनजी इफ, अगर ये कंडीशन है तो ये दिखाओ, नहीं तो ये दिखाओ। तो कुछ इस तरह करके सिंटैक्स लिखा जाता है एंगुलर का। तो हम लोग, क्योंकि हमारी आदत होती है इतना ज़्यादा एट्रीब्यूट का हमने खेला हुआ नहीं होता, तो हमें इस टाइप की, क्योंकि हम तो सीख के आए हैं इफ़ डायरेक्ट वाला, कि इफ़ अगर ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो। तो हम जैसे के लिए रेक्ट एंगुलर यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ये एट्रीब्यूट सब याद होने चाहिए। अब देखें, हम इससे पहले तो इफ़ देखें, इफ़ कंडीशन, नहीं तो ये चलेगा, एल्स का ब्लॉक भी यहाँ पर हम बोलेंगे यार वो तो हमें तो कुछ ये सिखाया गया था, इफ़ अगर ये है तो ये दिखाओ, एल्स तो ये दिखाओ, ऐसे ही है ना भाई, हम तो ये सीख के आए हैं। अब ये कहाँ से आ गया भाई, तो इसलिए एंगुलर का कोड रेक्ट की बनिस्बत बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल है कि भाई इसको फिर यूज़ क्यों करते हैं। इसके अंदर इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग है वो बहुत कम है हैज़ कंपेयर रेक्ट। एग्जीक्यूशन का मकसद, क्योंकि रेक्ट की कोशिश होती है पूरी वेबसाइट को लोड करे। एंगुलर में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पूरी लोड नहीं हो रही होती, जो कंपोनेंट उसको शो होगा, अच्छा उसकी पूरी वेबसाइट पेज पूरा रिफ्रेश होगा, वो एसपी एप्लीकेशन नहीं होगी, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होगी, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी। अब इसके अंदर जैसे आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिखा रहा है कि आपको ये आप देख रहे हो कोड, इसमें आप यूं करके कोड लिखोगे, कंपोनेंट के अंदर सिलेक्टर, अगर ये इफ कंडीशन होती है तो ये टेम्पलेट चलाना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है एंगुलर के लिए। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि रोज़ा भी है, ज़्यादा एंगुलर के बारे में सोचा तो हम फंस जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा हम एंगुलर का सोचेंगे भी नहीं। बस ये है कि भाई जो लोग बेचारे इस पर काम कर रहे हैं, मैंने खुद एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, अब ये मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा यार, अजाब बन गया था। उसका अंदर एक चीज़ चेंज करना ऐसा मुश्किल है। रेक्ट उसके हिसाब में बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी इसलिए कि उसके कोड बहुत ईजी है। अब जिसको ये नहीं, अब मुझे सिर्फ कंडीशन क्या लगानी है कि अगर जेंडर मेल हो तो उसको ये दिखाओ, जेंडर फीमेल हो तो ये दिखाओ। मुझे ये चीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने आज तक किया नहीं था। अब वो ऊपर से है कि भाई अगर आप जो सैलरी अच्छी ले रहे हो ना, तो ऊपर वाले बोलते हैं नहीं भाई आपको सब करना है। ऐसा नहीं है कि आप भाई इतनी सैलरी लो, एक चीज़ पे काम करो, तो इसलिए फिर आपको करना पड़ता है। फिर शुक्र है चैट जीपीटी था तो हमने हेल्प कर ली भाई उसने हमारी, कि उसने बोला सिर्फ क्या है कि इफ़ की कंडीशन आप मल्टीपल टेम्पलेट डिफाइन कर दो, कि अगर मेल के लिए ये दिखा दो, फीमेल के लिए ये दिखा दो। थी तो बहुत इजी, अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो फिर तो मुश्किल था ना भाई, फिर तो हम कर ही नहीं पाते। तो फिर इंक्रीमेंट भी अच्छे नहीं लगते। अब तो इंक्रीमेंट भी अच्छे लग जाते हैं, हमें काम मिलता है कि भाई चलो एंगुलर पर हम सर्च करते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं ये कोड है, इसको चेंज करके ये बता ये क्या होगा।
तो इसी टाइम मिलता है और ऊपर वाले भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट को तो काम चाहिए। लेकिन हम इसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। खिलाफ इसलिए कि भाई इसकी और इसकी आपस में लड़ाई होती है। अच्छा, ये जो भी इसको रिएक्ट को डेवलप करने वाले फेसबुक के डेवलपर्स हैं। रिएक्ट को डेवलप करने वाले कौन है? फेसबुक के डेवलपर्स। और जो एंगुलर है इसके फेसबुक के डेवलपर नहीं है, इसके गूगल के डेवलपर है। तो एंगुलर आज तक इसीलिए ख़त्म नहीं हो सकी, क्योंकि जो चीज़ गूगल की होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी आया फ्लटर, वो कभी भी मार्केट उस हिसाब से नहीं गिरेगी जिस हिसाब से हमारी रिएक्ट नेटिव की गिरी है। वाइट Vue.js, यार उस पर मैंने काम नहीं किया, मुझे इसका पता नहीं। Vue.js का तो इससे इजी मुश्किल है रिएक्ट। इसका आप भी पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, फिर देखते हैं कौन इजी है, कि पता होना चाहिए ना इजी क्या है। अच्छा, लेकिन हम इजी जो भी हो हमें पढ़ना रिएक्ट ही है। रिएक्ट के बाद नेक्स्ट। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है इसके बाद। अच्छा, आपके सिस्टम के अंदर ना npm होना चाहिए। npm क्या है आपके पास? नोड पैकेज मैनेजर। उसके बाद npx, जो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये चेक कर लेते हैं भाई, ये तो हमें भी नहीं पता। नोड पैकेज एग्जीक्यूट, नोड के पैकेज को एग्जीक्यूट करना। और ये तो मेरे ख्याल यही है, नोड पैकेज मैनेजर। हाँ, ये है नोड पैकेज मैनेजर। ये सबका मैनेजर है और वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। ये दोनों तब आएंगी जब Node.js होगा। ठीक है भाई, तब Node.js से भी लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि आगे जाके इसको भी सीखना है। तो Node.js सिस्टम में होना चाहिए। Node.js होगा तो ये दो चीज़ें मिलेंगी, npm और npx। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किसके अंदर npm है या नहीं। ओ सॉरी, तो मैं पैकेज बनाना स्टार्ट कर गया। तो इसमें 8.11.1 का है। लाजमी नहीं कि जो सर के पास था भाई वही करना है Node.js का। आपकी मर्जी है, कुछ भी करो। इस टाइम नोड का मेरे पास वर्जन कौन सा है? आप कोई वर्जन कर सकते हो, मेरे पास 16 है, आप किसी वर्जन पे चला सकते हो, पर कोशिश क्या करो, अपडेशन होना चाहिए, लाजमी अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। तो हमारे पास नोड का वर्जन कौन सा है भाई? 16। नोड का वर्जन तो सबको पता है ना भाई कैसे होता है। आपको नोड, मेरे ख्याल में ये हमने जब फायरबेस यूज़ किया था, फायरबेस को तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, एक वेबसाइट थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हाँ, वो भाई कहाँ तक पहुँची? चल, वो वेबसाइट कहाँ तक पहुँची? छोड़ दिया, एरर आ रहे हैं। अच्छा, यस, हमारा भाई कहाँ तक वो स्टार्ट किया? कब स्टार्ट करेंगे? या रमज़ान के बाद? यस, हो गई है, क्योंकि भाई शो भी तो करानी है। हम भी देखें क्या डिज़ाइन किया है। हमारी डिज़ाइनिंग तो बहुत ख़राब थी। यस, हाँ, कितना टाइम चल रही है भाई, कोर्स भी चलता रहेगा ये। हंसला, हमसे पूछेंगे नहीं सर, ऐसे ही है। बताए कहाँ तक काम हुआ? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा बाकी। कितना बाकी है? सोहेल से आगे, सोहेल से पीछे? सोहेल आगे है, क्या बात है सोहेल। अच्छा भाई, तो आप यहाँ जाके यार लाजमी उसको कोशिश करो कि वो वेबसाइट कंप्लीट करो। क्या पता हालात रिएक्ट में आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो आपको ये कोर्स छोड़ना पड़ जाए, तो आप मार्केट में दिखा तो सको कि वो 6 महीने ज़ाया किए थे या साल ज़ाया किया था सिलानी में, तो कुछ ये बनाया है। तो एक वेबसाइट लाजमी वो जो अपने कंप्लीट की है, कोशिश करो कि वो कंप्लीट तक बनाओ। अच्छा, तो आपको सिंपल सर्च करना है Node.js। जो आपके पास ये वर्जन अभी 20 चल रहा है, हमारे पास 16 है। हम बोलेंगे चलने दे भाई, कोई मसला नहीं, ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। तो आपने यहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप सिंपल ये कमांड चेक करोगे, नोड स्पेस माइनस वर्जन, तो आपको बता देगा कि आपके पास Node.js का वर्जन कौन सा है।
npm का वर्जन भी चेक कर सकते हो और npx का भी। तो आपके पास हर एक का वर्जन आ गया। ये और ये दोनों सेम है, ये 16 वर्जन पे, क्योंकि जी रिएक्ट नेटिव समझा नहीं मैं। रिएक्ट नेटिव के लिए भी रिएक्ट नेटिव के डेवलप मतलब किस चीज़ में? अच्छा रिएक्ट फेसबुक है ना भाई, फेसबुक। रिएक्ट नेटिव को भी देखो, रिएक्ट जो बनाई है वो भी फेसबुक के डेवलपर ने बनाई है, और इसमें भी उसका नाम मेरे ख्याल जॉर्डन, एक मिनट चेक कर लेते हैं, याद हमें भी नहीं है। डेवलप बाय डेवलपर लिख दिया तो क्या आएगा? डेवलप बाय जॉर्डन वाक, यही है। और रिएक्ट नेटिव के भी मेरे ख्याल में यही है। ये भी फेसबुक ही नहीं डेवलप की है, मतलब उसी इट वर्क जस्ट लाइक रिएक्ट बट अलाउ यूजर टू बिल्ड ऐप फॉर बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। मतलब उसी बंदे ने बनाई है, सिर्फ क्या है कि वो बनाई सिर्फ एप्स के लिए गई है, रिएक्ट बनाई गई है वेबसाइट्स के लिए। हाँ वही चलते हैं, पर थोड़ा सा ना इसके अंदर अपने कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इसमें कंपोनेंट्स क्यों होते हैं? हम यहाँ पे H1 यूज करते हैं, वहां पर H1 नहीं होता, वहां पर टेक्स्ट होता है। सवाल है क्यों नहीं होता भाई वहां पर? क्योंकि वहां पर कोई डोम नहीं है, मोबाइल का कोई डोम नहीं होता, मोबाइल का कोई डोम नहीं होता। डोम आपकी वेबसाइट का होगा। तो जब डोम नहीं है, तो जब डोम ही नहीं होगा तो कोई भी टैग भी काम नहीं करेगा। तो उसके जरिए मल्टीपल कंपोनेंट्स अलग बनाए गए। सिर्फ फर्क ये है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हमें मल्टीपल अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपके पास क्योंकि डोम है तो इससे पहले जितना यूज करके आए हो सब यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ज़्यादा थ्योरी की साइड पे नहीं जाते, क्योंकि जाएंगे तो सो जाएंगे। अच्छा जो सेकंड बैच है उनकी तो रिएक्ट खत्म होने वाली थी, ऐसे ही है। 5 बजे तक पहुंचे थे तो यार हम बहुत आस्ते हैं भाई, हमें टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचते ना। और हमारा कोर्स भी लंबा पत्नी क्यों जाता है, बाकी सबका छोटा चला जाता है। तो कोशिश है कि हम जल्दी ख़त्म करें, लेकिन क्या है कि क्योंकि कोर्स में रिएक्ट है और उसके बाद रिएक्ट नेटिव है, लेकिन हम कोर्स के बाद रिएक्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद रिएक्ट नेटिव, क्योंकि मार्केट को हिसाब को देखते हुए कोर्स भले लंबा जाए, हाँ हमें भी सुनने को मिलेगी, आपको भी सुनने को मिलेगी कि, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ रिएक्ट के ऊपर आपको जॉब अब नहीं मिल सकती। रिएक्ट के साथ साथ आपको नेक्स्ट का भी नाउ हाउ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नेक्स्ट काम कैसे करती है। तो ही आप मार्केट में देखो एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा, अब एक आप रिएक्ट की जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आप बताओगे भाई मुझे नेक्स्ट भी आती है, तो जहाँ सिर्फ रिएक्ट वाला था ना वहाँ से ऊपर आप आ गए, क्योंकि आपको रिएक्ट भी आती है, आपको नेक्स्ट भी आती है, आप दो चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो कंपनी आपको प्रेफर करेगी, ना कि सिर्फ रिएक्ट वाले को। अच्छा ऐसा भी नहीं कि रिएक्ट की ABC भी नहीं पता, वो सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता है, और इंटरव्यूअर को हमने बताया रिएक्ट भी आती है और नेक्स्ट भी आती है, वो इस चीज़ पे नहीं जाएगा, स्किल्स भी होनी चाहिए। अच्छा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप npx को यूज करोगे, npx क्रिएट -react-app, ये सिंपल कमांड है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम, अब प्रोजेक्ट की नाम की बात करें तो मैंने लिखा क्लास 1, तो आपके पास अब इस टाइप का ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा इस फोल्डर के अंदर। सबसे पहले आपको कुछ रूल्स का ख्याल रखना है कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट के नाम के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा। हंसरा यहाँ पे कोई आपको कैपिटल लेटर नजर आ रहा है? कौन सा? क्लास का सी, गुड। देखिए क्योंकि आपका नेम कैन नो लॉन्गर कंटेंट कैपिटल लेटर,
जो आपका नाम होगा उसमें कभी भी कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, आपको ये फॉलो करना है कि लाजमी आपके पास जो नाम है इसका वो लाजमी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल लेटर में होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा सवाल है भाई, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट होस्टिंग पे जाती है तो उसको स्मॉल लेटर ही चाहिए होते हैं होस्टिंग पे, और वहां पे जाके ये एरर देता है कि भाई मैं उसको होस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर कैपिटल लेटर है। तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार 3 महीने काम किया इसके ऊपर, अब ये होस्ट ही नहीं हो पा रही। तो इसलिए अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ये आपको बता रहा है, स्टार्टिंग में ये आपको बता रहा है कि आपने लाजमी स्मॉल लेटर रखना है। तो हम इसका रखते हैं प्रोजेक्ट 1। तो ये आपके पास कमांड है जो आपके पास एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगी। यहां तक किसका कोई सवाल डायरेक्ट के अंदर, कोई भी कोई सवाल है भाई? हमने सीखा था, हमें तो बहुत सवाल थे, हमें तो समझ ही नहीं आई थी। आपको भी नहीं आ रही या हमने ऑनलाइन सीखा था इसलिए? हाँ भाई सोहेल, कोई सवाल है, कुछ चीज ऐसी लग रही है जो ऊपर से जा रही है? सही है। मैक्रो सर्विस, देखो मैक्रो सर्विस का मकसद, देखो इस रूम के अंदर अभी 60 लोग बैठ सकते हैं। जैसे 61 बंदा होगा, सिलानी क्या करेगा, बोलेगा भाई नीचे वाले रूम में जाके बैठ जाओ, आपको हम बाद में बुलाएंगे। तो एक उस सर्वर की अपनी ओनली कैपेसिटी कि उसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं। जैसे ही उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो सर्वर उठाकर नए लोगों को उठाकर दूसरी जगह पर रख देता है। तो अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि आपके सर्वर की कि उसमें कितने लोग आ सकते हैं, वो है अगर जैसी सर्वर की कैपेसिटी फुल हो जाएगी वो सर्वर 2 पे मूव हो जाएगा। हम इसको बना नहीं सकते, हम इसको क्लास में बिल्कुल नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैक्रो सर्विस खरीदना डॉलर का काम है, और डॉलर तो है नहीं ना अभी, इतना तो माल है नहीं कि हम मैक्रो सर्विस खरीदें। और अगर हम पाकिस्तानी किसी के लिए वेबसाइट बनाए तो उसको कभी भी मैक्रो सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यूज़र होंगे, ऐसे ही है ना भाई। इससे ज़्यादा तो वो उसकी वेबसाइट आगे तो वो तो बहुत अमीर बंदा होने वाला है अगर उसकी वेबसाइट पे इतने लोग आ गए। आजकल ना लोग एड्स अपनी वेबसाइट्स में भी एड्स लगा रहे हैं। क्यों? कि एक आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो ना, सिर्फ उस एड्स को देखते हो तो उस जो जिसकी वेबसाइट होती है उसका अर्न हो रहा होता है। तो कोशिश करो ऐसी वेबसाइट पे जाओ ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी है, किसी का फायदा तो चाहेंगे कि अगर कहीं पे एड्स दिखे उसी टाइम बंद कर दो वेबसाइट, ताकि उसको फायदा ना हो ना भाई। ऐसे है ना, हमें तो हो नहीं रहा, हमारी वजह से उसको फायदा होगा, क्या फायदा यार? या होना चाहिए उसको फायदा यार, होना चाहिए। क्या पता इस उम्मीद से कल हम भी वेबसाइट बनाएं, एड्स लगाएं तो लोग देखें भाई। एड्स से बहुत ज्यादा कमाई है। फिर स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट नहीं बनाई उसको यार होस्ट कर दो, क्योंकि वो क्लाइंट वो क्वांटम वाली ना, वो क्लाइंट मांग रहा है। मैंने आपको सर्वर खरीदा, ये भेजा है ना, इसका सी पर उसको लॉग इन करो, उसके पब्लिक एचटीएमएल में ना अपना कोड रख लोगे और उसको बस लाइव कर दो यार। वरना नहीं तो ऐसा कर लो कि मुझे सेंड कर दो, मैं इसको लाइव कर देता हूँ इसका कोड यार, उसको लाजमी अभी करवाना है। अच्छा, तो ये आपको स्टार्टिंग में बता रहा है हैप्पी हैकिंग कि आप इससे हैकिंग भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है स्टार्टिंग में ही। आपके पास कोई प्रोजेक्ट को चलाने की सिंपल कमांड बता रहा है कि भाई पहले हम इसको चला लेते हैं कि हम कि आज से
रिएक्ट के डेवलपर बन गए। भाई उम्मीद तो होनी चाहिए ना, रिएक्ट के डेवलपर बन गए, बहुत बड़ी बात है भाई। तो आपने सिंपल लिखा cd चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी के बाद आपने इसको लोड करवाया npm start। npm start एक कमांड है जिस पे आपका सर्वर चल रहा होता है। तो भाई ये एक सिंपल प्रोजेक्ट बन गया। तो हम किसके डेवलपर बन गए सोहेल? रिएक्ट के डेवलपर बन गए। यूनिवर्सिटी यही तो सिखाती है, हेलो वर्ल्ड सीख लो बस भाई, आप उस लैंग्वेज के मास्टर बन गए। हेलो वर्ल्ड फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट होता है, और वही असाइनमेंट होती है कि वो बना के लाओगे तो आप उस लैंग्वेज के डेवलपर बन गए। तो आपने इसको रन कर लिया, आप इसके डेवलपर बन गए, अब रिएक्ट आपकी हो गई है। अब रिएक्ट के बारे में कोई बोल के दिखाया यार। तो अब हमारे पास रिएक्ट बहुत इजी है, स्टार्टिंग में टेंशन नहीं लेनी। कभी कभी ये एरर दिखाती है, और ऐसे एरर दिखाती है फिर हम मेंटल हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें भाई इसने ये क्या फाइलें दे दी इतनी ज़्यादा। सबसे मेन फाइल इसकी होती है package.json। package.json इसको ये बताता है कि आपके पास आपने रन कैसे होना है, आपकी बिल्ड कैसे बनेगी, आपके ऊपर टेस्ट कैसे किया जाएगा, आपका इजेक्ट मल्टीपल सोर्सेज आपके ऊपर कैसे इजेक्ट मारी जाएंगी। उसके बाद आपको बताता है कि भाई आप कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हो, क्या प्रोडक्शन पे क्या चलेगा। डेवलपमेंट के लिए आपको ये सब ज़रूरी है, कोई ना कोई एक होना चाहिए, या तो क्रोम का वर्जन हो, या फायरफॉक्स का हो, या सफारी का एक वर्जन डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए जिस पे आप इसको रन को दिखा सको। सबसे पहले नेम आपके पास जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम था, तो package.json अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि package.json बहुत मेन फाइल है। इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, रन करने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या क्या डिपेंडेंसीज इसके अंदर है, इसको कैसे रन होना है, इसकी कैसे बिल्ड बननी है, वो सब package.json के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, हर चीज़ किस पे लिखी है? package.json। ये .json क्या है? एक्सटेंशन तो है, पर उसको क्या बोलेंगे? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या आपके पास की वैल्यू होगी? की वैल्यू की बात करें तो आपकी की भी है ना, ये भी लाजमी स्ट्रिंग में होनी चाहिए। की भी लाजमी किस में होनी चाहिए? स्ट्रिंग। एक होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट, जो हमने सीखा था ना पहले, वो था सिर्फ ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में क्या होता है कि भाई की भी स्ट्रिंग में और वैल्यू भी स्ट्रिंग में। अब जैसे अगर वैल्यू कोई नंबर होगा तो वो तो ट्रू या फॉल्स होगा, तो इस तरह, लेकिन की जो है वो लाजमी किस में होगी? स्ट्रिंग में। तो ऑब्जेक्ट और जेसन ऑब्जेक्ट में बहुत फर्क है। जेसन आपके पास होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें की और वैल्यू दोनों की दोनों स्ट्रिंग में होंगी। अच्छा, उसके बाद ये वर्जन कौन सा है? ये हरगिज रिएक्ट का वर्जन नहीं है। ये जब फर्स्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल, जेसन की फाइल बनाई गई थी, ये उसका वर्जन है। मतलब फर्स्ट से मुराद हमने नहीं बनाई, फर्स्ट से मुराद कि जो आपकी जेसन का वर्जन था ये वो है। जब फर्स्ट जेसन की फाइल लिखी गई थी उसका वर्जन की बात हो रही है। सही है भाई। उसके बाद क्या ये कोड अभी के लिए प्राइवेट है? हाँ भाई। डिपेंडेंसी इसमें क्या क्या होनी चाहिए? ये सब डिपेंडेंसी है इसकी, कि इसके अंदर टेस्टिंग लाइब्रेरी होनी चाहिए, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट होनी चाहिए, टेस्टिंग लाइब्रेरी यूजर इवेंट्स होनी चाहिए, रिएक्ट होनी चाहिए, रिएक्ट का डोम होना चाहिए, रिएक्ट की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और वेब वाइटल। ये सब की सब इसकी डिपेंडेंसीज जो अभी इंस्टॉल हैं इसके अंदर। स्क्रिप्ट से ये मकसद होता है कि आपने इसको रन कैसे करना है। रन का मकसद कि आपका प्रोजेक्ट चलेगा कैसे, उसकी बिल्ड कैसे बनेगी, ये सब का सब आप डिफाइन करते हो। उसके बाद हमारे पास है एक्सटेंशन, कि आप या तो एक्सटेंड करा सकते हो रिएक्ट ऐप को, या रिएक्ट ऐप /jest। अभी हम कोई इस पर टेस्ट वगैरह नहीं करा रहे, अभी हम सिर्फ क्या यूज़ कर रहे होंगे? रिएक्ट ऐप। बाकी ये आपको प्रोडक्शन की बता रहा है। तो एक फाइल तो ये होगी। जेसन में कोई सवाल है भाई? जेसन वो फाइल होगी जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट रन कैसे होगा।
उसके बाद दूसरी फाइल होती है सोर्स और फोल्डर होते हैं सोर्स और पब्लिक। तीसरा मेन फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल में सबकी सब डिपेंडेंसी जो होती है वो होंगी जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराई होंगी, मतलब इसकी जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो सब यहाँ पे इंस्टॉल होंगी। तो आपके पास रेक्ट आ गया, रेक्ट का डोम, और ये सब की सब डिपेंडेंसीज आपको यहाँ इंस्टॉल हुई हुई मिलेंगी। तो नोड मॉड्यूल वो है जहाँ पे आपकी सब की सब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हुई पड़ी होंगी। उसके बाद दो मेन फोल्डर आते हैं, पब्लिक और सोर्स। ऐसे ही है ना भाई, पब्लिक और सोर्स। जो पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर हमें ये पता लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट रन कैसे होगा। सोर्स में आपके पास जिस पे आप अपनी कोडिंग करोगे। अब हमें ये रेक्ट जो लोग रेक्ट सीख चुके हैं वो इसका जवाब देंगे कि भाई आपका जो आउटपुट स्टार्ट होता है रन होना वो कहाँ से होता है, किस फाइल से होता है? इंडेक्स डॉट, इससे app.js से। ओके भाई, और कोई? थोड़ी सी गलती है, index.js इससे। हाँ, तो अब ये ना कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, HTML से होगी। वो कहाँ है भाई? पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर कौन सी फाइल से? वेरी गुड, क्योंकि भाई इस पर ना, इस डोम पर ओनली HTML रेंडर हो सकता है। इस डोम पर क्या रेंडर हो सकता है? HTML। तो ये स्टार्टिंग होती है index.html से। भाई हमसे कोई पूछे कि हमारा जो रेक्ट का आउटपुट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमें पब्लिक के फोल्डर में एक फाइल मिलती है index.html, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक आईडी कॉल कराई है जिसका नाम क्या है? रूट। वो आईडी हमारे पास index.js में कॉल हो रही है, document.getElementById। समझ आ रही है कि आपकी जावा आपकी जो रेक्ट चलती है वो चलती है index.html से। आपकी रेक्ट कहां से स्टार्ट होती है? index.html से। उसके बाद जो आपका यहाँ पे टाइटल लिखा है रेक्ट ऐप, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल लिखा है रेक्ट ऐप। हम इसको चेंज करके देखते हैं कि भाई कहीं सर टॉपिक तो नहीं बना रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया? टेस्ट ऐप। तो हमें ये चीज़ पता लग गई कि index.html से फर्स्ट फाइल रेंडरिंग होना स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक आईडी बनाई है जो कि रूट है। जब आप रूट कहाँ पे बनाया आपने? सोर्स के अंदर index.js, ये आपने रूट बनाया हुआ है, document.getElementById, और उसको यहाँ पे गेट किया हुआ है और उस रूट के अंदर रेंडर करवाई है अपनी पूरी की पूरी ऐप जो कि आपकी रेक्ट के ऊपर बनी हुई है। आपका कोड जो भी होगा वो index.html पर था, लेकिन जब रेंडर करवाया जा रहा है तो इस पे एक मेथड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? रेंडर। रेंडर आपके पास एक मेथड है जो कि किसी भी चीज को डोम पर शो करवाता है। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? document.getElementById रूट को उठा के रूट में डाल दिया और रूट के ऊपर एक मेथड लगा दिया रेक्ट। उसके बाद react.stickMode कि आपके पास अगर कोई भी गलत चीज आती है तो वो शो ना कराए, तो स्टिक मोड शो करा दिया जाता है, जिसके अंदर आपके पास आपने अभी क्या शो कराया? ऐप। हम जो अपनी मेन कोडिंग स्टार्ट करते हैं वो करते हैं app.js। हमारा काम index.js से बिल्कुल नहीं है, हमारा काम index.html से अभी के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपनी कोडिंग बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोडिंग जो हम लिखेंगे, क्योंकि जो आउटपुट पर हमारा तो मेन मकसद ये है ना, आउटपुट ये वाला, मतलब ये जो शो हो रहा है, अगर इसको हम हटाते हैं पूरे को तो आप देखेंगे, अच्छा रिटर्न कुछ भी नहीं करा तो एरर देगा, बिल्कुल सही है भाई ये। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो आपके पास आपको ये चीज़ पता लग गई कि भाई
कोड स्टार्ट होता है index.html से, इसमें एक आईडी बनाई जाती है, वो आईडी यहाँ पे गेट की जाती है, उसके अंदर हम रेंडर मारते हैं, रेंडर के अंदर ऐप है और ऐप के अंदर हमने ये इंपोर्ट कराया हुआ है। अब ये आ रही कैसे, ये फाइल कैसे इंपोर्ट की जा रही है, हम तो HTML में तो सीखते कि भाई अभी तक ये सीख के आए थे कि डबल./ फाइल से बाहर निकलो, फोल्डर से बाहर निकलो, यही था ना भाई। यहाँ पर आप यूज़ करते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या यूज़ करते हो? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे अगर कोई चीज़ आप बाहर से मंगाते हो तो आप क्या करते हो? नहीं, इंपोर्ट। आप बाहर से कोई चीज़ मंगाओगे ना तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मकसद होता है कोई चीज़ बाहर भेजना, कोई चीज़ बाहर भेजना। इंपोर्ट जब भी करेंगे, इंपोर्ट की स्टेटमेंट है इंपोर्ट, जिस नाम से इंपोर्ट होगी फ्रॉम, फाइल का नाम। इंपोर्ट किया नेम इस फाइल से, तो आप ये कमांड लगाते हो। अभी के लिए इसमें दो टाइप के इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और सिंपल एक्सपोर्ट। जो जावास्क्रिप्ट पढ़ के रेक्ट पढ़ के आ चुके हैं वो हमें बताएंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है भाई। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और सिर्फ एक्सपोर्ट। भैया रेक्ट तो कंप्लीट हो गई ना आधे लोगों की, तो थोड़ा सा मतलब जो भी समझ आ रही है, हमें कुछ ना कुछ तो बोलना है। जी जी, गुड। गुड, सही है, वेल डन। और कोई भाई? अच्छा देखें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मकसद होता है कि भाई बाहर एक चीज़ जाएगी। बाहर कितनी चीज़ें जाएंगी? एक चीज़ जाएगी। जब एक चीज़ जाती है तो हम लगाते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अगर बाहर मल्टीपल चीज़ें भेजनी हो तो हम सिर्फ क्या लगाते हैं? एक्सपोर्ट। सिंपल। अगर इसको हम तो इस तरह समझते हैं कि अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपका दोस्त आपको किसी भी नाम से पुकार सकता है, जो आपका नाम उसने रखा हुआ है उस नाम से पुकार सकता है। मतलब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मकसद, आप जब अकेले आ रहे हो तो आपको बाहर कोई भी किसी भी नाम से पुकार सकता है, लेकिन आप अपने अब्बू जान के साथ हो तो फिर जो नाम आपका है ना, आपका दोस्त उस नाम से पुकारेगा। ऐसे ही है ना भाई। तो इसमें भी यही चक्कर है, अगर एक चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो बाहर आप किसी भी नाम से उसको बुला लो। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो आपको उसी नाम से पुकारना होगा, ताकि पता तो लगे आप किसको सिंपल बुला रहे हो, उसके अब्बू को बुला रहे हो या उसको बुला रहे हो। तो आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बाहर जा रही थी, तो आपने यहाँ पर नाम क्या रखा? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बाहर एक चीज़ जा रही है, ऐप। और आप यहाँ पर लाजमी नहीं कि ऐप रखो, आप यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐप 1। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप उसको ऐप के नाम से ही पुकारोगे। अगर एक चीज़ आएगी तो आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। ओ, उसी नाम से पुकार सकते हो। सोना नहीं है भाई, हम तो सो रहे हैं, आपने नहीं सोना। अच्छा, तो आपने इस कोड के अंदर जाकर अब थोड़ी सी हेडिंग कर लेते हैं। हम भी लिखते हैं हेलो React.js डेवलपर्स। तो हमारे पास आउटपुट में ये लिखा हुआ गया हेलो React.js डेवलपर्स। अब अगर हम बात करते हैं इसका कोड कैसे लिखा जाता है, तो हम ये पूरी फाइल को उड़ा देते हैं ताकि हमें फंक्शन समझ आए हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखते हो फंक्शन, उसके बाद ऐप। कोशिश करेंगे हम कि इसका नाम ऐप ही, स्टार्टिंग का नाम ऐप ही रखें, जो स्ट्रक्चर वाइज हमें बोला जाता है। उसके बाद हम लगाते हैं रिटर्न। रिटर्न का मकसद कि क्या चीज़ बाहर लेके जानी है। जैसे अगर मैं यहाँ जाके h1 हेलो यूज़र लिखूँ तो आउटपुट के अंदर ये बोलेगा अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है भाई? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ये बोल रहा है यार मुझे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ पड़ा हूँ, इम्पोर्टेड हैज़ ऐप, मुझे कुछ चीज़ डॉट ऐप से नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भाई? ये तो हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया।
जब तक कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी तब तक आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब हम चेक करेंगे तो आउटपुट में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि भाई आपने H1 तो लिख दिया, पर लाजमी है कि आप किस में लिखो, रिटर्न में, ताकि उसको समझ तो आए कि आप क्या लिखने जा रहे हो। तो आपने ये उठाकर इधर रख दिया, तो अब ये आपके पास हेलो वर्ड यहाँ शो, हेलो यूज़र यहाँ शो कराएगा। समझ आ रही है भाई यहाँ तक? तो अब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि आपके पास जब भी कोड लिखा जाएगा तो फंक्शन प्रीडिफाइन। अब सवाल होगा सर आप तो बोल रहे थे कि हमें एरो फंक्शन बनाने हैं, सिंपल फंक्शन चल नहीं सकते। ऐसे ही भाई हम तो ये बोल रहे थे ना कि सिंपल फंक्शन चल नहीं सकते, आपको एरो फंक्शन चलाना है। जब किसी बटन पे क्लिक होगा उस टाइम जो फंक्शन होगा ना वो एरो फंक्शन होना ज़रूरी है। अब जो बाहर का कोड है ना ये फंक्शन बेस है, ये फंक्शन बेस कंपोनेंट है, ये वो फंक्शन नहीं कि जो मेन सिंपल बटन के ऊपर क्लिक और फंक्शन चल जाए। मेन फंक्शन बेस कंपोनेंट है। तो जब भी आप फंक्शन बेस कंपोनेंट बनाते हो तो आप एरो फंक्शन से भी बना सकते हो और डायरेक्ट फंक्शन से भी बना सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ रही है? अगर हम इसको बोले कि भाई एरो फंक्शन बना के दिखाओ, आप बोलोगे अच्छा एरो फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू ये एरो फंक्शन है ना भाई, वही आउटपुट आ रहा है। तो ये आपके पास सिंपल फंक्शन था, ये आपके पास एरो फंक्शन था। तो आपका सवाल ये होगा कि भाई आपने एरो फंक्शन भी सीखना है और सिंपल फंक्शन भी सीखना है। क्यों? कि सिंपल फंक्शन आप जब कोड लिखते हो तो आप सिंपल फंक्शन लगा रहे होते हो, लेकिन जब कोई सिंपल बटन पे क्लिक करेगा या उस टाइप के फंक्शन होंगे उस टाइम लाजमी आपके पास एरो फंक्शन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम एक कोई सिंपल बटन बनाएंगे उस पर क्लिक करेंगे, सिंपल फंक्शन भी बना के देखेंगे और एरो फंक्शन भी बना के देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई? उसके बाद हमने लिखा हेलो यूजर 2। ये एरर क्यों आ रहा है भाई जी? रिटर्न, हाँ, क्योंकि आपके पास अब ये देखो, अब ये बोल रहा है कि यार क्या हो गया इसको, एक ये रिटर्न करा रहे हो एक ये रिटर्न करा रहे हो। तो आपको ये समझ आ रही होगी अच्छा इसका मकसद सिर्फ हम ओनली एक टैग लिख सकते हैं। नहीं, इसका ये मकसद नहीं कि आप एक टैग लिख सकते हो, इसका ये मकसद कि उसका पेरेंट एक होगा, उसका पेरेंट जो है ना, जो रिटर्न होने वाला पेरेंट है वो एक होगा। अब यहाँ पे आपका एरर नहीं आ रहा, क्यों? कि ये सब इस पेरेंट के अंदर पड़े हुए हैं। तो आपके पास जब भी रेड का कोड लिखा जाएगा तो आपके पास उसका पेरेंट एक ही होगा। पेरेंट एक क्यों होगा? क्योंकि आपके पास रिटर्न करते वक्त एक चीज बाहर जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं, फंक्शन से। हंसला ये एरर क्यों आ रहा है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? सोहेल आप बताइए एरर क्यों आ रहा है? क्लोज क्या नहीं हुआ? क्लोज किया है यार। देखें, जब भी आप अपना कोड लिखेंगे के अंदर आपको लाजमी एक पेरेंट बनाना है। एक पेरेंट से मकसद कि अब आप देख रहे हो इसमें आप कोड लिखते जा रहे हो, देखो अब इधर एरर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको उठाकर बाहर रखूंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? कि एक ये रिटर्न हो रहा है और एक इसका दूसरा रिटर्न हो रहा है। तो आपके इस कंपोनेंट से रिटर्न होते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मेन टैग जा सकता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल टैग रिटर्न नहीं हो सकते। तो आपने इसको उठाकर काम कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया। अभी आई सोहेल, हंसला समझ आइए ये? अब बताएं हमें क्या करना चाहिए? गुड। जब भी हम रेड पे काम करें तो रिटर्न होते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक डिव रिटर्न होगा। हाँ, उसके अंदर आप मल्टीपल लिखते जाओ, ठीक है?
हाँ, इस पे पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लिखा आ गया पैराग्राफ, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपको, लेकिन बाहर एक टैग होगा। बाहर कितने टैग होंगे? एक टैग होगा। तो अभी के लिए आपको यहां तक कोई सवाल है भाई? तो कल आपने इस कोशिश करने की, अब यहाँ पे इमेज को भी ट्राई करते हैं ताकि इमेज थोड़ा सा आ जाए। अच्छा, ये तो सिंपल, बाकी जितने भी टैग है ना, ये बी का टैग, आई का टैग, ये सब इसी तरह यूज कर सकते हैं। ओएल का टैग है, ऑर्डर लिस्ट, वो बिल्कुल ऐसे कैसा, जो चीज हम पहले यूज करके आ चुके हैं वो सब आप यूज कर सकते हो, वो सेम टू सेम है। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज मसला है, ये शॉर्टकट काम क्यों नहीं कर रहा? JSX अब मतलब ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। एक्शन देखें, जब भी आपको अगर शॉर्टकट काम करवाने हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम कोशिश करते हैं हर काम शॉर्टकट हो, तो शॉर्टकट के लिए फाइल की एक्सटेंशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? .js, इसको आप चेंज करके क्या कर दोगे? JSX। अब देखो सैम्पल क्या लिखा है? JS सैम्पल, आप देख रहे हो क्या लिखा है? JS। जैसे ही मैंने इसको JSX किया, अब रेक्ट सैम्पल का आ गया। अब जब मैं ये लिखूंगा li × 3, तो ये मेरी हेल्प करेगा। ठीक है भाई? तो एक्सटेंशन जब .js होगी, JSX होगी, जावास्क्रिप्ट विद XML, तो शॉर्टकट काम करेगा, वरना शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ठीक है भाई? आगे चले। क्लास 1, क्लास 2, तो अब आपके पास ये शो हो गया। दूसरी चीज, आपको अब पेज रिफ्रेश नहीं करना होता। क्यों? कि ये सर्वर चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है? सर्वर, जो रन टाइम पे जैसे आप कुछ रेंडर करते हो, जैसे ही कुछ चेंज करते हो, वो चलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ जाते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या, हम सही बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पर H3 लिखा, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप देख रहे हो ये हर बार कंपाइल होता है। जैसे ही सेव कर रहा हूं, सर्वर दोबारा से कंपाइल हो रहा है कोड को और रन टाइम पे दिखा रहा है। तो क्योंकि हमारे पास जावा और रिएक्ट रन टाइम पे चेंजिंग दिखाएगा, तो आपको बार बार पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई? यहां तक कोई सवाल? तो रिएक्ट अभी तक इजी है, मुश्किल है सोहेल? यस, कभी इजी है, मुश्किल है? आज तो इजी लगी है, आगे का पता नहीं। ऐसा ही है। स्टाइल, हाँ स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक स्टाइलिंग कर लेते हैं भैया। देखो, स्टाइलिंग करने के लिए ना, आपने स्टाइल का टैग, आपने देखें, जब भी आप इसमें दो टाइप के स्टाइल कर सकते हैं, या तो आप अलग से CSS की फाइल बना लें, या फिर इनलाइन स्टाइलिंग कर लें। जब भी आप इनलाइन स्टाइलिंग की बात करते हैं, तो आपके पास स्टाइल का एट्रीब्यूट जैसे वहां पर था। फर्क क्या है? वहां पर आप, अगर हम सिंपल HTML में बात करते हैं, तो हम यूं लिखते थे, कलर रेड। ऐसे ही है ना भाई? कुछ भूले तो नहीं है ना? हम क्या लिखते हैं? कलर रेड। लेकिन अगर हम यहां पर लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, आपको 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगानी है। कितनी बार लगानी है? 2 बार कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर कलर रेड। इसको हम यहां पे यूज करके देखते हैं। देखिए, अगर मुझे यहां पे लगाना है स्टाइल, और उसके बाद अगर मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं ना, ये मैंने लिखा कलर रेड, तो ये एरर आ जाएगा।
क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं करेगा। अलाउ तभी करेगा जब आप इसको डबल ब्रैकेट दोगे। तो जब भी आप स्टाइल लगाओगे तो आपको डबल ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। या इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरह इसके अंदर जितने भी आपके पास सेल्स की प्रॉपर्टीज हैं सब अब हो जाएंगी कैमल केस। क्या हो जाएंगी, कैमल केस। जैसे अगर हम वहां पे यूज करते थे बैकग्राउंड कलर, अब हम क्या यूज करेंगे, यूज बैकग्राउंड कलर ही करेंगे, पर करेंगे कैमल केस के अंदर। कैमल केस से मुराद कि आपके पास ये सब स्मॉल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ, लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, लिंक के बता रहा हूँ। आप अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने कहा स्टाइल कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। तो अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रेड कलर आ गया। अब मुझे अगर एक नई फाइल बनानी है तो जैसा कि यहाँ फाइल बनी हुई है app.css, इस पूरे को हटाते हैं, लिखते हैं भाई H3 बैकग्राउंड कलर, ये लगा दो। अब इसको मुझे यूज़ करना है तो मैं यूज़ यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट करके। लिंक यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई हेड नहीं है, हेड का टैग नहीं है। आपने लगा इंपोर्ट और उसके बाद आपने अपनी फाइल का नाम app.css, तो आप यहाँ पे आएंगे तो H3 जो था उसका ये कलर हो गया। तो इस तरह करके, अच्छा लेकिन अगर आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो आपने लिखा है बैकग्राउंड कलर यू करके, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल CSS लगाओगे तो जैसी प्रॉपर्टी का नाम था वैसे का वैसा। लेकिन अगर इनलाइन लगाओगे तो कैमल केस में बैकग्राउंड कलर। फर्क समझ आ रहा है भाई सबको, कि यहाँ पर आपको बैकग्राउंड माइनस कलर लगाना है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाना है। सिर्फ -C, ये -C ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको एज्यूम करता है ये माइनस। ये क्या एज्यूम करता है, माइनस। तो इसलिए बोला गया भाई आप ये मत लगाओ, आप C को ना, मतलब C नहीं, हर लेटर का सेकंड लेटर कैपिटल, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे। समझ आ रही है भाई यहाँ तक? तो अब हम लाजमी रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाकर और उसके अंदर मल्टीपल इस टाइप का कोड लिख के अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करेंगे लाजमी। जिसका नहीं होगा उसके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो बहुत इजी काम है यार, बहुत इजी है। और इसको हमने स्टेटस पे भी लगाना है। यहाँ से रेक्ट सीखना स्टार्ट कर दिया भाई। हाँ, जो लोग बेचारे पहले से कर रहे हैं उनके तो एंड है, वो तो नहीं ना लगा सकते, वो तो कब से सीख चुके हैं। और जो आज वाले हैं, क्योंकि हम रेक्ट आसान चीज़ नहीं है, डरना भी नहीं है, लेकिन रेक्ट के डेवलपर बनेंगे तो मार्केट में वैल्यू होगी। ठीक है भाई, बाकी ये वीडियो वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा। आपने लाजमी कोशिश करनी है कि ये काम कल करके आना है जी। और कल नहीं, सॉरी, मेरे जहन में था कि आज सैटरडे, मतलब नेक्स्ट वीक यार जी। हाँ, आ रहा हूँ।